क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि एंथर क्या होता है, कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या होता है, माइक्रोस्पोर का से पॉलन ग्रेन के रूप में मॉडिफिकेशन कैसे होता है, उसको भी देखा था हमने। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि मेरे जो मामा जी हैं, जो तब समझ लीजिए कि मैं उनको पिता तुल्य मानता था और वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान रखते थे। मतलब जितना मैंने अपने फादर से नहीं सीखा उससे कहीं ज़्यादा मैंने अपने मामा जी से सीखा और उनसे बहुत कुछ मैं लगातार इंस्पायर होता था। कुछ भी मैं अच्छा अचीव करता था तो मैं उनको ज़रूर बतलाया करता था और उनके मुंह से दो शब्द तारीफ़ के सुनने के लिए हमेशा मैं कोशिश करता था कि ये कुछ अच्छा बोले मेरे को। और वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे हमेशा बचपन से मोटिवेट किया। हमेशा मेरे को उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। वो मुझे गोल्डी मास्टर बोलते थे, तब मेरा बचपन का नाम गोल्डी है तो घर का नाम, तो मुझे वो गोल्डी मास्टर बोला करते थे बचपन से। तो गोल्डी मास्टर तुम्हें ये करना है, गोल्डी मास्टर तुमने ये बहुत अच्छा किया। तो उनके हर एक वर्ड जो थे ना वो मेरे दिमाग में बड़े गहरे बसे हुए हैं और मुझे मतलब बड़ा बुरा फील हुआ जब वो कल नहीं रहे। मैंने आपसे कहा था ना कि वो वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद उनको हम सेव नहीं कर पाए। कोई भी डॉक्टर जो है तमाम ट्रीटमेंट देने के बावजूद केवल उसमें जो गलती इतनी हुई कि कोरोना के जो इनिशियल सिम्टम आए उसके बाद जो है उनको कॉमन कोल्ड समझ के 2-3 दिन ट्रीट किया गया। 3 दिन में बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसने 90% से अधिक लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया। इसलिए कोरोना को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। कोरोना एक गंभीर बीमारी है, कब किसके तरफ कहाँ पे वार करेगा कोई नहीं जानता इस चीज़ को। पूरी दुनिया में जाने कितने ऐसे नियर बन एंड नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हैं जिनको कोरोना ने छीन लिया है असमय। मामा जी इतने हेल्दी आदमी थे कि कम से कम वो 10-15 साल और जीवित रहते। वो आराम से, तब उनकी एज 77 ईयर थी, लेकिन यदि फिटनेस का जो लेवल था वो किसी 60 साल के व्यक्ति से के आसपास ही रहा होगा एकदम। तब उनका जो लाइफ स्टाइल था, जिसे कहते हैं ना एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल, वैसा लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे वो। बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग कि आप 10 मिनट पास बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लीजिए जिसके पास में कोई मिडास टच है जो आपको बता देगा, तो आप बहुत एनर्जी से भर जाएंगे। जब वो उनका मुझे कल जब उनका देहवास हुआ, जब वो चले गए, वो नहीं रहे, तो मेरे को कोई फ़ोन तक नहीं आया क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो उसमें कई दूसरे लोगों ने फ़ोन लगाया होगा, लेकिन मेरे कजिन्स जो है चूँकि वो खुद बड़े सदमे में थे तो वो मुझे कॉल नहीं कर पाए। बाकी अननोन नंबर जो है वो मेरे फ़ोन एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कॉल आने लगे हैं, तो अननोन नंबर उसमें नहीं एक्सेप्ट करता है वो। मुझे पता ही नहीं चला, कुछ समय फ़ोन फ्लाइट मोड पे था, कुछ समय फ़ोन जो है मैं उठा नहीं पाया, काम में व्यस्त था। शाम को 6:30 बजे भारती ने मुझे बताया कि मामा जी नहीं रहे हैं। और तो मुझे बड़ा शॉक लगा एकदम, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं सोचता था कि चलिए ठीक है, वेंटिलेटर पे है, तमाम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, भगवान करेगा रिकवर करेंगे। वो नहीं कर पाए। मतलब मेरे को कल जो बोलते हैं ना कि एक ऐसा एहसास कि अब आपके ऊपर कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको आप कुछ कह सके, समझा सके, किसी से सलाह ले सके। मम्मी है, मेरी मदर है, मेरी मामी जी हैं। लेकिन क्या है कि देखो, एक होता ना कि घर में बड़ा जेंट्स को बहुत अनुभव हो। मामा जी मेरे जज रहे हैं, बहुत कुछ उन्हें अनुभव था। तो मुझे जो है वो जो ऐसा लगा कि कोई पेरेंट चला गया, तो कोई है। अब आप मतलब छत पे छाया जो होता ना, छत होती सर के ऊपर आपके, तो कोई आशीर्वाद की एक छाया थी, वो चली गई। पता नहीं, मतलब मन में बड़ा बुरा फील हुआ मुझे। लेकिन वो हमेशा कहा करते थे एक बात, कोई वक्त हो, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, वो होना चाहिए। टुडे आई एम इन ग्रेट ग्रीफ, जिसको बोलते हैं, दुख में हूं मैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे डॉक्टर बनो, इतने अच्छे डॉक्टर बनो, इतने सफल चिकित्सक बनो कि किसी मेरे जैसे आदमी के कोई ऐसे नियरेस्ट रिलेटिव को तुम सेव कर सको। ठीक है,
मत बनना बेटा कुछ और कि तुम मेडिकल में नीट निकालने के बाद तुम ये मत करना कि तुम जो है डेविएट हो गए, उधर चले गए। तुम सिर्फ अपना लक्ष्य तय कर लेना कि नीट निकालने के बाद तुमको अच्छे से पीजी करना है, अच्छा एमडी एमएस करना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, ताकि तुम किसी को क्रिटिकल कंडीशन में, मेरे जैसे जाने कितने लोग होंगे उनके बहुत जो है ऐसे कुछ कई रिलेटिव होंगे जो जिनको बहुत चाहते होंगे दिल से। कल मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर मैं सो नहीं पाया, पूरे समय बचपन से अब तक की पूरी मेमोरी सोचता रहा मैं। एक्सट्रीमली सॉरी, पर मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है ही विल लाइक दैट एक्ट, वो पसंद करेंगे इस चीज को, वो मेरे साथ रहेंगे और मुझे बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे बायोमेंटर्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनता है, कैसे बायोमेंटर जो है वो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनेगा, कैसे बायोमेंटर जो है वो कई दिलों पर राज करेगा, कैसे बायोमेंटर्स जो है वो धंधे को नहीं शामिल करेगा, कैसे बायोमेंटर जो है क्रांति बनेगा। हम क्रांति का सूत्रपात कर चुके हैं और अब हमारे पास में जो है वो हमारे अपने निजी भगवान हैं। मेरे पिता, मेरे मामा जी, ये मेरे निजी भगवान हैं और जो मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, मेरी तरक्की के रास्ते को खोल देंगे। बायोमेंटर्स का गुरुकुल जो है दुनिया का सबसे बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, जहां पर कि जो है वो बच्चे शिक्षा के साथ में, अचीवमेंट के साथ में, नैतिक मोरल्स को भी जो है वो लेकर चलेंगे साथ में। प्रॉमिस कीजिए मुझसे, वादा। देखिए, मैं चाहता तो आज नहीं रिकॉर्ड करता, नहीं लेता लेक्चर आपका मैं, ठीक है, लेकिन मैं यदि आपके सामने आया हूं तो केवल एक वायदा लेने के लिए। अच्छे डॉक्टर बनोगे ना, यकीन कर सकता हूं आप पर, मैं बनना जरूर बेटा। चलिए, तो चलिए बेटा हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उन कुछ प्रश्नों के आप जो है वो उत्तर करेंगे, फिर हम जो है आगे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए मुझे आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइथेकस एंथर, कि डाइथेकस एंथर का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइथेकस एंथर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। विच इज द न्यूट्रिशनल वॉल लेयर ऑफ एंथर, एंथर की पोषण देने वाली वॉल लेयर का नाम क्या होता है। व्हाट विच इज द न्यूट्रिशनल वॉल लेयर ऑफ एंथर, एंथर की पोषण देने वाली वॉल लेयर का नाम क्या होता है। डाइथेकस एंथर का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। एंड आपको यह भी बताना है कि What is the most common arrangement in microspore tetrad? माइक्रोस्पोर टेट्राड में सबसे कॉमन अरेंजमेंट किस तरह का होता है। टेट्राहेड्रल होता है, डेक्यूसेट होता है, टी शेप्ड होता है, किस तरह का अरेंजमेंट जो आपको देखने मिलता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, ठीक है ना। आपको बताना है कि एंथर की वॉल लेयर, आपको बताना है एंथर्स वॉल लेयर, आपको बताना है कि एंथर की वॉल लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ध्यान से बात सुनना बेटा, गलती मत करना अटके, ठीक है। आपको बताना है इनसाइड टू आउटसाइड के, आपको बताना अंदर से बाहर की और एंथर की वॉल लेयर का क्रम क्या होगा, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा आपको ये डायग्राम में लेवलिंग करना है कि ये सेल ए क्या है और सेल बी क्या है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। सेल ए क्या है, सेल बी क्या है, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। सेल ए क्या है और सेल बी क्या है, ये मुझे बतलाइए। चलिए, है ना। फिर आपको बताना है कि पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को क्या टेक्निकल नाम देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलर्जी दैट इज अराइजेस ड्यू टू दी पॉलन ग्रेन, के जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन है वो जो एलर्जी को करते हैं, उस एलर्जी को हम क्या कहते हैं, ये भी आप बतलाएंगे। क्लियर, चलिए। फिर आपको बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन्ड ड्यूरिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन, के क्रायो प्रिजर्वेशन के दौरान क्या टेम्परेचर रखा जाता है, कि व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन्ड ड्यूरिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन के दौरान क्या तापमान रखा जाता है, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए, देखो बेटा, हम अच्छे से जानते हैं कि हमने पढ़ा था फ्लावर की एसेंशियल रिंग और नॉन एसेंशियल रिंग। हमने कहा था फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला जो होती है वो नॉन एसेंशियल रिंग होती है, कैलिक्स सबसे बाहर वाली रिंग होती है, ठीक है, और कोरोला जो है उससे अंदर वाली रिंग होती है। और उसके बाद होता है एंड्रोशियम गाइनोशियम, जो कि सेक्सुअल पार्ट होते हैं फ्लावर के। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है जिसको हमने देखा, और गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे बेटा गाइनोशियम के ऊपर हम बात करेंगे हम, ठीक है ना। क्लियर। तो देखो, गाइनोशियम के बारे में हम जानते हैं कि गाइनोशियम एक सिंगल कार्पल
हो सकता है या कार्पल का एक रिंग हो सकता है, ठीक है, एक सिंगल कार्पल हो सकता है या कार्पल का एक रिंग हो सकता है, ग्रुप ऑफ मतलब कार्पल एक रिंग के रूप में हो सकते हैं, ये सारे कार्पल एक साथ फ्यूज हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। यदि कार्पल फ्यूज होंगे तो हमने क्या वर्ड यूज किया था, हमने सिन का, हमने जो है वो वर्ड, तब हमने वर्ड यूज किया था, हमने सिन कार्पस वर्ड का हमने इस्तेमाल किया था। हमने क्या वर्ड यूज किया था, हमने जो है वो तब सिन कार्पस वर्ड का हमने यूज किया था, हमने जो है तब सिन कार्पस वर्ड का यूज किया था हमने, यदि कार्पल फ्यूज करेंगे। यदि कार्पल अलग अलग होंगे तो हमने एपोकार्पस वर्ड का यूज किया था। क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो हम क्या देखे बेटा, मैं एंथर की वॉल लेयर का मैंने एक डायग्राम आपको इमेज दिखाया बेटा, ये इंपॉर्टेंट इमेज है, प्लीज भूलना नहीं, ये एग्जाम में आने की संभावना है, क्या इंपॉर्टेंट इमेज है। आपके जो वर्कबुक है उसको बेटा जरूर जरूर देखा करो, उसके जो जो जो, जो चैप्टर कवर हो चुके हैं ना उन सबको वर्कबुक में कंप्लीट कर लो, उनके डायग्राम को लेवल कर लीजिए उसके, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर हमने ये भी कहा था पिछली क्लास में कि हिस्टोमियम क्या होता है, इस सब पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे फीमेल पार्ट पे। तो देखो बेटा, कार्पल के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्पल को हम जो है वो पिस्सिल भी कहते हैं, इसको हम पिस्सिल भी कहते हैं, इसको हम जो है वो मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं, इसको मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। तो कार्पल, पिस्सिल, मेगा स्पोरोफिल तीनों एक ही चीज है बेटा, ठीक है ना, है ना। अब कार्पल, पिस्सिल या मेगा स्पोरोफिल तीनों एक चीज है, और मेगा स्पोरोफिल मतलब ऐसी पत्ती या लीफ के समान स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। मेगा स्पोरेंजिया का मतलब ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसमें कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता होगा। मेगा स्पोर क्या होते हैं, बड़े साइज के स्पोर होते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करते हैं। मेगा स्पोर का बनना क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower, कि gynoecium फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्सिल, एक पिस्सिल हो सकता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन बोलते हैं, या कई सारे पिस्सिल हो सकते हैं, उसमें कई सारे कार्पल उसमें हो सकते हैं, उसे मल्टी कार्पलरी कंडीशन कहते हैं। यदि मल्टी कार्पलरी कंडीशन होगा तो वो सिन कार्पस या एपोकार्पस दोनों प्रकार की वो हो सकती है। व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब एक से अधिक कार्पल प्रेजेंट होगा तो ये कार्पल या पिस्सिल आपस में फ्यूज होंगे तो सिन कार्पस कंडीशन बोलेंगे, अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। और हर एक कार्पल या पिस्सिल के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा होता है रिसीविंग पार्ट जो पॉलिनेशन में परागकण को रिसीव करता है, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है इसका स्टाइल, और नीचे फर्टाइल भाग होता है इसका ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल जुड़ा होता है थ्रू दी प्लासेंटा। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लासेंटेशन, पढ़ा है ना मॉर्फोलॉजी में हमने। तो जो सीक्वेंस है बेटा एकदम चैप्टर का कनेक्टेड है, तो हमने मॉर्फोलॉजी में अभी हाल ही में पढ़ा था कि प्लासेंटेशन क्या होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहते हैं, और प्लासेंटा जो होते हैं ये ऐसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जिनसे कि जो है वो ओव्यूल जो है वो ओवरी से, ओवरी वॉल से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए, तो मैंने क्या कहा, एक पिस्सिल जो है उसमें तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऊपर वाला भाग क्या है बेटा, स्टिग्मा है, ये भाग क्या है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। ये क्या है, ये है स्टाइल है, और ये नीचे लास्ट वाला भाग क्या है, ओवरी। ओवरी इज दी फर्टाइल पार्ट। क्लियर, ठीक है। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी की इमेजेस हैं, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना बेटा, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। अब यहां पर जो ओवरी, आप बोलोगे सर ये स्टिग्मा तो बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर से। अरे भाई सिंपल सी बात है कि यहां पर जो ओवरी दी गई है वो सिनकार्पस ओवरी दी गई है, जिसकी कई जो है वो यहां पर सिनकार्पस कार्पल दिया कंडीशन दिया गया है, जिसमें कि कई सारी कार्पल आपस में फ्यूज कर गए, तो उनके स्टिग्मा में बाहर अलग अलग कई सारे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ओवरी एक ही है, और ओवरी के अंदर याद रखिए जब कभी सिनकार्पस ओवरी होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जब कभी सिनकार्पस ओवरी होती है तो कई सारे कार्पल फ्यूज कर जाते हैं उसमें, है ना। सिनकार्पस जो है वो कार्पल में कई सारे कार्पस फ्यूज करते हैं गाइनोशियम में। तो हर एक कंपार्टमेंट जो होता है वो एक लोक्यूल कहलाता है, याद है ना, मल्टी लोक्यूलर ओवरी, बाइलोक्यूलर ओवरी, याद है ना कि हर एक चैम्बर जो होता है वो एक ओवरी से। टमाटर देखोगे, टमाटर में आपको अलग अलग चैम्बर दिखाई पड़ेंगे, तो हर एक चैम्बर एक ओवरी को वो रिप्रेजेंट करता है। सिनकार्पस कंडीशन, इसलिए वो एक जगह पे फ्यूज होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखाई पड़ रहा है, और ओवरी जहां पे याद रखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी कहां होगी बेटा, सिंपल से थैलेमस क्या होता है, थैलेमस जो है याद है ना आपको, फ्लावर का हिस्सा ये होता है पेडिसेल, ये होता है थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला,
करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, है ना बेटा, ठीक है। तो ये थैलेमस क्या है, थैलेमस जो है वो उसके ऊपर ओवरी अटैच होती है। और हमने याद देखा, ये भी कहा था कि ओवरी की लोके पोजीशन के आधार पर फ्लावर कई तरह के होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी होगी सुपीरियर, इपीगाइनस फ्लावर में ओवरी होगी इंफीरियर, ठीक है, और पेरीगाइनस में होगी सेमी इंफीरियर। पढ़ा है ना हम लोगों ने, हाफ इंफीरियर बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं आपके, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, जो है वो कार्पल को हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्लैंड के। स्टिग्मा क्या होता है, एक प्लेट के समान एक रिसीविंग हिस्सा होता है। जैसे कि होता है ना, अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि प्लेन होता है, प्लेन कहां पर लैंड करता है, एयरपोर्ट पर, जो कायदा रनवे बना होता है, रनवे पर जो है वो लैंड करता है। समझ लो आपकी कहीं से भी उड़कर आया वो लैंड तो रनवे पे करेगा प्लेन के। तो बिल्कुल वैसे ही पोलन ग्रेन, चाहे वो किसी भी तरीके से आया, हवा से आए हो चाहे इंसेक्ट से आए हो, लेकिन उनको एक लैंडिंग सरफेस जहां पर पोलन ग्रेन को जो छोड़ दिया जाएगा वो जगह होती है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज द प्लेट लाइक रिसेप्टिव हिस्सा होता है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो इट इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन के। The style is the elongated cylindrical part beneath the stigma के, स्टिग्मा के ठीक नीचे स्टाइल। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये हो गया है स्टिग्मा और ये हो गया है स्टाइल के, और स्टाइल इज द पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जो कि ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। अब जो ये जो स्टाइल होता है ना, ये भी कैसा होता है, ये जो स्टाइल वाला हिस्सा है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट इट में भी ये जो है इट में भी सॉलिड मतलब सेलुलर, कोशिकाओं से बना हो सकता है, ठीक है। इट में भी होलो, एक कैविटी के समान हो सकता है ये, ठीक है। और इट में भी सेमी सॉलिड की कुछ जगह पर सेल्स हो, कुछ जगह पर जो है वो कैविटी प्रेजेंट हो। अब आप एक बात बस ध्यान रखना दिमाग में कि यदि प्लांट में स्टाइल जो है वो सॉलिड है, के सेलुलर है, तो जो पोलन ट्यूब अंदर इंटर करेगा, जो पोलन ट्यूब, अब देखो क्या होता है, परागकण पोलन ग्रैंड कहां आता है, वो स्टिग्मा पर। सुनो समझो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो के, पोलन ग्रैंड कहां पर आया, पोलन ग्रैंड आ गया है स्टिग्मा पर। टू सेल कंडीशन में रिलीज होता है, याद है, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। 60% प्लांट में पोलन ग्रेन जब पॉलिनेशन में भाग लेता है तो वो 2 सेल्ड कंडीशन में होता है, रिमेनिंग 40% में वो 3 सेल्ड में होता है। क्लियर। जब पोलन ग्रेन को रिसीव किया स्टिग्मा ने, तो अब पोलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिशन मेहमान है तो उसका स्वागत होगा, उसे प्रॉपर पोषण मिलेगा, उसे जो है वो हाइड्रेशन मिलेगा, उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ने लगेगा तो अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म का बढ़ने के कारण अंदर एक दबाव बनेगा, तो इंटाइन बाहर की ओर प्रोट्रूड्स आउट होगी, इंटाइन बाहर की ओर निकल आएगी, और वो इंटाइन का प्रोट्रूशन ही पोलन ट्यूब होता है जो जर्म पोर से बाहर निकलेगा। जर्म पोर जो है वो जगह होती है जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है। स्पोरोपोलिन एक मजबूत मटेरियल होता है, बाहर नहीं खींचता, वो अपनी जगह रहेगा। तो अब क्या हुआ, ये पोलन ट्यूब निकल आया। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल से मूव करता स्टाइल की कैनाल से या स्टाइल वाले हिस्से से वो मूव करता हुआ ओवरी तक पहुंचेगा। यदि स्टाइल सॉलिड होगी, सेलुलर स्टाइल होगी, तो पोलन ट्यूब के सिरे पर कुछ एंजाइम रिलीज होंगे जिनका नाम होगा सेलुलेज और पैक्टिनेज, ताकि वो उन सेल्स के बीच में जगह कर सके। भाई पोलन ट्यूब बढ़ेगी कैसे आगे, यदि सब सेल्स ही सेल्स होंगे तो पोलन ट्यूब रुक जाएगी। तो वो क्या करेगी, वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगी, जैसे सेलुलोज और पैक्टिन की वॉल डाइजेस्ट होती चली जाए और पोलन ट्यूब आगे बढ़ जाए। तो याद रखिएगा, सॉलिड या सेलुलर स्टाइल होगी तो पोलन ट्यूब के सिरे पर सेलुलेज और पैक्टिन एंजाइम की एक्टिविटी हमको देखने मिलेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखना है हमको, ठीक है। The basal bulge part of the pistil is the ovirate के, जो सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है कार्पल का, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है वो ओवरी कहते हैं। के ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओवरी के अंदर जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं इसको हम, के प्लासेंटा इसके अंदर पाए जाते हैं, प्लासेंटा ओवेरियन कैविटी में होते हैं, और प्लासेंटा के ऊपर क्या होता है, ओव्यूल जुड़ा होता है, उसके ऊपर ओव्यूल जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। Arising from the placenta, the megasporangia commonly called the ovule। मैंने पहले भी कहा था बेटा कि याद रखना अच्छे से कि ओव्यूल क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया होते हैं ओव्यूल के। क्लियर।
याद रखिए। अब कुछ बातें दिमाग में डालना कि फर्स्ट टाइम ओव्यूल फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल का विकास सबसे पहले हुआ था जिम्नोस्पर्म में। और याद रखिएगा पहले ओव्यूल का विकास हुआ था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, पहले ओव्यूल बने उसके बाद ओवरी बनी। ओवरी केवल और केवल एंजियोस्पर्म में देखने मिलती है, ओव्यूल आपको एंजियोस्पर्म में भी देखने मिलते हैं और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी देखने मिलते हैं। और जिनमें भी ओव्यूल होगा उनमें सीड मिलेगा। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज दी सीड, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज द फ्रूट। तो फ्रूट जो होता है वो केवल एंजियोस्पर्म में होता है और ओव्यूल जो होता है वो किसमें होता है, वो जिम्नोस्पर्म में भी होगा एंजियोस्पर्म में होगा। तो सीड जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। है अब आगे बढ़ते हैं इसमें। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। याद है आपको कि एक बेसल प्लासेंटेशन किसमें होता है, सीरियल्स में, अनाज में होता है, केवल एक ओव्यूल पाया जाता है, याद है ना। प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, याद है कि नहीं याद, ठीक है। प्लासेंटेशन और उसके एग्जांपल भूलिएगा मत बेटा, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि ओवरी में ओव्यूल एक होता है, वीट में, पेडी में, मैंगो में एक ओव्यूल होता है, जबकि पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड में जो है वो, भाई सिंपल सी बात है, एक फल में कितने बीज निकलते हैं, यदि एक फल में एक ही बीज निकलता है तो मतलब एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और यदि एक फल में कई बीज निकलते हैं, आप जो है वो वाटरमेलन देख लीजिए, पपीता काट लीजिए, बहुत सारे बीज निकलेंगे उसके अंदर, ठीक है। और मैंगो में जो है एक ही गुठली निकलती। कोई आम देखा ऐसा जिसमें 2-3 गुठली निकलती हो, नहीं होता ना ऐसा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ओवरी में जो ओव्यूल है वो एक हो सकते हैं या कई हो सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ठीक। एक बात हो, कल मैं देख रहा था कि किसी ने जो है वो छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं मैं, कि संजय सर का लेक्चर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। तो उन्होंने इसमें पढ़ाया होगा मुझे बायोमोलिक्यूल शायद ऐसी कुछ लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो वो पढ़ा रहे होंगे, उसमें उन्होंने रिकेट्स की स्पेलिंग लिखी, कैसे उन्होंने लिखी, रैकाइटिस, ठीक है ना। तो किसी ने बहुत मजाक उड़ाया, उनका कमेंट में लिखा किसी ने कि संजय सर को देखो, मैं आपकी स्पेलिंग की आई एम वंडर अबाउट योर स्पेलिंग, कि ना ग्रेट योर स्पेलिंग इज वेरी गुड। के अरे मूर्ख आदमी, रिकेट्स का मेडिकल टर्मिनोलॉजी रैकाइटिस ही है, ठीक है। संजय सिंह सर जो है वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे थे, अपना ज्ञान का लेवल बड़ा भैया, ठीक है ना, टीचर में फॉल्ट मत निकाले, ठीक है। पहले समझ ले कि वो रिकेट्स बोल रहे हैं, रैकाइटिस लिख रहे हैं, तो उसके पीछे इसका मतलब ये नहीं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी लिख रहे थे। तो रैकाइटिस इज द ओल्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड, स्टिल यूज्ड इन हैरिसन एंड बड़ी टॉप की बुक्स में वही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, रैकाइटिस, ठीक है ना। बोलते बोलते वो रिकार्ड्स हो गया, समझ गए ना। तो ऐसी कमेंट टीचर पे मत किया कीजिए, बुरा लगता है टीचर्स को, है ना। मैंने देखा और जो है वो मैंने कहा कि बता दूं आपको लेक्चर में कि जो है आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। पहली शर्त यही है आपकी सफलता की कि प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर। यदि नहीं कर सकते हैं तो मत पढ़िए उनसे, आप जिसका सम्मान करते हो, जो तुम्हें कूल लगता हो, जो तुम्हें यो हनी सिंह टाइप का लगता हो, उसके पास जाइए। हमारे सर बहुत सीधे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं। तो आप है ना वैसा उनका डिसिप्लिन, वो मुझसे बहुत सीनियर है, काफ़ी सीनियर है ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनका प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। मत पढ़िए, मैं कहता हूँ ना, नहीं समझ में आता मत पढ़िए, आपके लिए हो सकता है आपको वो अच्छे ना लगते हो, लेकिन जो लास्ट ईयर 2020 नीट में 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में आया है, और जो है अब तक जो रिपोर्टेड बच्चे उनमें से वो 17 बच्चों का जो है वो 180 आउट ऑफ 180 है, और सब संजय सर के स्टूडेंट है। और कई बच्चे, कुछ बच्चे उनसे मिलने घर भी पहुंचे, उनको उन्होंने गुलदस्ते फ्लावर दिया, और वो इतने सीधे है कि उन्होंने वो फोटोग्राफ भी नहीं खींचे। हम जैसा आदमी होता तो फोटोग्राफ भी खींच लेता, ठीक है, वो भी नहीं करते वो, ठीक है। खैर छोड़ते हैं, लेकिन मैं इतना बोलता हूं कि मैं सर को बोला कि सर कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो दुखी हो रहे थे कल दिखा के कि सर देखो ऐसे करते हैं बच्चे। तो मैंने कहा सर वो तो फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी लिख देता है, उसका क्या सोचना है। चलिए, तो हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, प्लासेंटा से जुड़े होते हैं, प्लासेंटा। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो अब ये जो है अपना जो है हम क्या देखना था, हम एक काम करते हैं कि हम जो है वो इसमें जैसे एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखा है ओव्यूल का, तो एक काम पहले हम अपना समझते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के इमेज पर बात करेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक होता है
ये हो गया है। मान लो मैंने कहा आपसे कि जैसे हमें पता है कि ओविल जो होते हैं, ओविल का अपना जो स्टॉक है, ओविल का अपना जो आधार ग्रंथ है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। और जो मेन जो ओविल का हिस्सा होता है उसे हम बॉडी ऑफ ओविल कहते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि देयर इज ए प्लासेंटा, ये हो गया है प्लासेंटा, दिस इज द प्लासेंटा, ठीक है। मैं हट जाऊंगा, ठीक है। मैंने बनाया है ये प्लासेंटा। प्लासेंटा कहां जुड़ा होगा? ये ओवरी की वॉल से जुड़ा होगा, ओवरी पर जुड़ा होगा प्लासेंटा है, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा, चूंकि हम डायग्राम बना रहे हैं बेटा तो आप भी साथ में बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये है ना, याद रखने में आसान। खुद का बनाया डायग्राम होता है ना, याद रह जाता है वो, ठीक है। बुक का डायग्राम ही लेवलिंग में आएगा, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन खुद का बनाया डायग्राम जो है ना वो आपको याद रखने में आसान रहता है। ठीक है, ये क्या बताया मैंने कहा आपसे कि ये लेवलिंग भी साथ में कर देते हैं। प्लासेंटा, ये प्लासेंटा हो गया, ठीक है ना। ये हो गया बेटा फ्यूनिकल, ये हो गया फ्यूनिकल, ठीक है ना। एंड दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल। इसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें आपको दो इंटेगुमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसे बोला हमने आउटर इंटेगुमेंट, ये है इनर इंटेगुमेंट, ठीक है बेटा। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है बेटा, है ना। और ये जो ओविल आपको बनाया है, ये ओविल है, दिस इज दी इन्वर्टेड ओविल। ये इन्वर्टेड उल्टा ओविल है, इन्वर्टेड ओविल है जो आपको एंजियोस्पर्म में देखने मिलता है। इसे बोलते हैं हम एनाट्रोपस ओविल कहते हैं, इसे हम एनाट्रोपस ओविल कहते हैं, इसे हम एनाट्रोपस ओविल कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर ओविल इन्वर्टेड होता है, एनाट्रोपस ओविल कहते हैं इसको हम, के। तो इसमें यदि उल्टा बोला मैंने तो इसका पहला सिरा क्या हो गया? इसका फ्रंट एंड। अगला सिरा क्या हो गया? ये नीचे वाला हो गया इसका। देयर इज ए, हमने कहा कि एक अगले सिरे पे बारीक सा पोर दिखाई पड़ेगा जहां पर आउटर और इनर इंटेगुमेंट दोनों एब्सेंट होंगे, एक छेद होगा। इस छेद को क्या बोला बेटा? हमने कहा कि हमको एक जो है वो यहां पे पोर दिखाई पड़ेगा, ठीक है बेटा, जिसे बोलेंगे हम माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसे हम? माइक्रोपाइल। छोटा सा छेद है, इसके लिए हम माइक्रोपाइल वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है। और ओविल का की बॉडी ऑफ ओविल का जो पिछला हिस्सा होता है इसे हम चाल्जा बोलते हैं, CHALAZ, चाल्जा बोलते हैं। इसके पिछले से को हम चाल्जा बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना बेटा, ठीक है। जहां पर फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओविल, जहां पर फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओविल, सुनिएगा ध्यान से बात करके, एनसीईआरटी में इतने डिटेल में नहीं है पर समझना पड़ेगा बेटा हमको, ताकि डायग्राम पे आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जहां पर बॉडी ऑफ फ्यूनिकल, जहां पर की फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओविल से जुड़ता है, तो वहां पर फ्यूनिकल थोड़ा सा चौड़ा होकर बल्ज पार्ट में आता है। उस बल्ज पार्ट को बोलते हैं हम, इस बल्ज पार्ट को, जहां से ये बॉडी ऑफ ओविल से फ्यूनिकल जुड़ता है, उस बल्ज पार्ट को बोलते हैं हम रेफे। क्या बोलते हैं इसको? हम रेफे कहते हैं। इस बल्ज पार्ट को हम रेफे कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पर फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओविल से जुड़ रहा है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम बोलते हैं हाइलम। रेड से मैंने मार्क किया, हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर की फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओविल से जुड़ा होता है, जिस एंगल पे जुड़ा होता है वो हाइलम कहलाता है, कि जो बल्ज पार्ट है उसे हम रेफे कहते हैं, ठीक है, ठीक। ओविल के अंदर जो टिश्यू है, ओविल के अंदर हम कहते हैं कि ओविल के अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसे हम बोलते हैं बेटा, जो ओविल के अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसे हम बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं उसे? हम न्यूसिलस कहते हैं, उसे हम न्यूसिलस। ओविल के अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसे हम न्यूसिलस कहते हैं, उसे हम, ठीक है ना। और मान लिया हमने कहा कि चलो ये टिश्यू भरा हुआ है इसके अंदर, ओविल के अंदर ये टिश्यू भरा है, इसको हमने न्यूसिलस का, ठीक है, ठीक है। ओविल के अंदर क्या देखने मिलेगा हमें? ओविल के अंदर हमें देखने मिलता है यहां पर एम्ब्रियो सेक, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे कैसा होता है हम इस पर आगे बात करेंगे। हमने कहा कि ओविल के अंदर देखने मिलता है हमें, ये देखने मिला हमें एम्ब्रियो सेक, देखने मिला हमें ये हमें
एम्ब्रियो सैक देखने मिला, ठीक है, जो कि फीमेल गैमीटोफाइट होता है। इट डेवलप फ्रॉम दी मेगास्पोर, ये मेगास्पोर से जो है वो डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये हमने एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने बनाया यहां पे हमने, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो ये एक एक हिस्सा इसका जो मैंने लेवल किया उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक हिस्सा जो मैंने मेजर किया उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने यहां पर लेवल किया उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। प्लासेंटा वो हिस्सा है जहां पर कि फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है कि फ्यूनिकल क्या चीज है, इट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का आधार ग्रंथ होता है कि फ्यूनिकल जब बॉडी ऑफ ओव्यूल से जुड़ता है तो एक बल्ज पार्ट आता है, फैला हुआ हिस्सा आता है, उसे रेफे कहते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर कि बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़ते हैं उसे हम हाइलम कहते हैं कि ओविल का पिछला भाग बेसल पोर्शन चालजा कहलाता है, ओविल का अगला भाग माइक्रोपाइल होता है जहां पे बारीक पोर देखने मिलता है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ओविल के अगले भाग पर आउटर इनर इंटेगमेंट दोनों एब्सेंट होते हैं। ओविल में दो इंटेगमेंट होते हैं, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण होता है। ऐसे ओविल को बाइटेगमिक ओविल बोलते हैं। बाइटेगमिक ओविल का मतलब क्या होता है, बाइटेगमिक ओविल का मतलब क्या होता है, ऐसा ओव्यूल जिसमें कि आपको जो है वो बाइटेगमिक ओविल जिसमें कि आपको जो है वो दो इंटेगमेंट आपको देखने मिले, आउटर और इनर इंटेगमेंट के। ओविल के अंदर जो टिश्यू भरा होता है वो होता है न्यूसिलस के। ओविल के अंदर एम्ब्रोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट देखने मिलता है। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रोसेक कहते हैं। जितनी बातें बतलाई आपको ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिए। कोई भी एमसीक्यू बुक, जो भी आपके पास एमसीक्यू बुक है उठाकर देख लीजिए, जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सब एमसीक्यू है, सब एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म जो है वो, अब हम आते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम को। देखो इसमें भी क्या किया उसने आपसे, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. उसने क्या बनाया देखो, ये है, देखिए जो स्टॉक है वो है फ्यूनिकल, देखो ध्यान से, ये है फ्यूनिकल, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहां जुड़ा है वो है हाइलम, ठीक है। फिर अगला सिरा माइक्रोपाइल, छेद के समान है, ठीक है। फिर आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, अंदर भरा टिश्यू क्या है, न्यूसिलस, एम्ब्रोसेक, चालजल पोल, ठीक है। चालजल पोल मतलब चालजल सिरा और माइक्रोपाइल सिरा, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। आपने देखा इसका लेवलिंग वही है जो हमारे डायग्राम का लेवलिंग है। हमने डायग्राम को थोड़ा और क्लियर बनाया, हमने और स्पष्ट बनाया ताकि आपको बेहतर प्रकार से वो समझ में आए, क्लियर। लेकिन लेवलिंग के लिए वर्कबुक में दिए गए डायग्राम को याद रखना है बेटा, भूलना नहीं हमको, ठीक है। देखिए ना, वर्कबुक में दिए गए डायग्राम को हमें लेवलिंग के लिए याद रखना है। दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है ना, ठीक। और अपनी समझ के लिए, बहुत सारे एमसीक्यू के आंसर करने के लिए, बेहतर समझ के लिए हमें इस डायग्राम को बना लेना के। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से कॉपी में बनाना बेटा, तो हमेशा याद रहेगा के। आप सोचोगे ना हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखने के लिए डायग्राम खुद से बनाइए, ठीक है ना। चलिए, अब ओविल क्या है, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया है बेटा, ठीक है। द ओविल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर attached to the placenta by the means of a stalk called funicle. बिल्कुल सही देखा अभी हमने। The body of the ovule fuses with the funicle in a region called hilum. Hilum is the point of attachment के जो बल्ज पार्ट वहां पर होता है उसे हम रेफे कहते हैं उसको, के। Thus hilum represent the junction between the ovule and the funicle के। यानी ओविल का जो एंगल है, अब देखो बेटा, जो एनाट्रोपस ओविल होता है उसमें बॉडी ऑफ ओविल फ्यूनिकल के सापेक्ष हाइलम के पॉइंट पर 180 डिग्री पे घुमा होता है, ठीक है। जैसे देखो ये फ्यूनिकल है और ये जो है वो बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये मैंने कहा ये इसका क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, ये हाइलम हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है जब आप बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल है,
तो बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है मैंने माइक्रोपाइल और जो है वो फ्यूनिकल पास पास में होते हैं। बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है 180 डिग्री पर जो है वो घूम गया होता है। तो हम कहते हैं कि जो एंगल है ये है पॉइंट फ्यूनिकल हाइलम और यही पॉइंट बन जाता है फिर माइक्रोपाइल के। तो 180 जो एंगल है वो 180 डिग्री पूरा का पूरा वो सीधा है, सीधे से वो क्या था नॉर्मल। जो जिम्नोस्पर्म, सुनिए बात को ध्यान से क्योंकि इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पहली बार जो प्रकृति में पहली बार जो ओव्यूल बने थे वो सीधे थे, सीधे ओव्यूल थे वो के। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, सीधे ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल थे प्रकृति में, ठीक है, सीधे ओव्यूल बने के। यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो आर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं, सीधे ओव्यूल होते हैं वो, ठीक है ना। उनमें माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। उनमें माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो है वो ओविल 180 डिग्री पर अपने एंगल पे घूम जाता है तो एट द पॉइंट ऑफ हाइलम तो बनता है एनाट्रोपस ओविल बनता है। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ओविल जो होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं, ठीक है। तो ओविल के जो टाइप है ना, मैं आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में बहुत शॉर्ट में लिख के दूंगा, पर बेटा एक बार पढ़ लेना मेरे कहने पे कि कैम्पाइलोट्रोपस ओविल फैमिली लेग्यूमिनेसी में देखने मिलता है, कि हेमी एनाट्रोपस ओविल 90 डिग्री पर घुमा होता है। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना। हालांकि ये पुराने एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू है, परंतु मैंने कहा ना कि जो है वो एनटीए ने अपना डेटाबेस में कई क्वेश्चन डाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी उसके अंदर हैं और हमें इसके बारे में जो है वो एक ब्रीफ आइडिया हमें उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। Each ovule has one or two protective envelope called integument के याद रखिएगा बेटा। जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म का जो ओविल होता है, उस जिम्नोस्पर्म के ओविल में केवल एक इंटेगुमेंट देखने मिलता है, उसे यूनिटेगमिक ओविल कहते हैं। के जिम्नोस्पर्म में आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट में यूनिटेगमिक ओविल देखने मिलता है, जबकि एंजियोस्पर्म में बाइटेगमिक ओविल देखने मिलता है। यूनिटेगमिक एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, बाइटेगमिक दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसिलस, और याद रखिए न्यूसिलस न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस इज ए टिश्यू, क्या? तो न्यूसिलस इज ए डिप्लॉइड टिश्यू। क्या होता है ये? डिप्लॉइड टिश्यू होता है। और न्यूसिलस जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। न्यूसिलस जो होता है डेवलप होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, के छोटी सी ओपनिंग जो ओव्यूल में देखने मिलती है टिप पर, एंटीरियर एंड पर, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल जो होता है वो ओव्यूल का एंटीरियर एंड होता है। माइक्रोपाइल ओव्यूल का अगला सिरा होता है, चालजा जो होता है उसका पिछला सिरा होता है, ठीक है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इस द चालजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल के। तो याद रखिएगा माइक्रोपाइल ओव्यूल का एंटीरियर सिरा होता है और चालजा जो होता है उसका पोस्टीरियर सिरा होता है, के Enclosed within the integument is a mass of cell called the nucleus। integument से घिरे हुए टिश्यू जो सेल होती है उसके मास को क्या बोलते हैं? उसे हम न्यूसिलस कहते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड। मैंने कहा ना न्यूसिलस की सेल्स में बड़ी मात्रा में भोजन इकट्ठा होता है, और ये क्या करती है बेटा? ये लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसिलस के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। तो डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को, विकसित होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है? न्यूसिलस। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखना बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना कि कौन कौन कहां कहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, दिमाग में रखना। जैसे कि टैपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। टैपिटम ने माइक्रोस्पोर के विकास के दौरान नरिशमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। वैसे ही यहां पर न्यूसिलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक के लिए, ठीक है। एंड ओविल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सेक। एक ओविल में सामान्यतः एक ही एम्ब्रियो सेक होता है जो कि एक मेगास्पोर से डेवलप होता है। याद रखिएगा हमने लिखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया में हजारों माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजिया में एक मेगास्पोर ही विकसित होकर एक एम्ब्रियो सेक को वो बनाता है, ठीक है। मेगास्पोर का बनना क्या कहलाएगा बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस।
मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है बेटा, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये जो है वास्तव में मियोसाइट सेल होती है, जो एक सिंगल सेल होती है जो मियोसिस में भाग लेती है, 4 मेगास्पोर बनाएगी, 4 में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, केवल एक बचेगा और सर्वाइविंग मेगास्पोर ही एम्ब्रोसेक का विकास करेगा। ठीक है, ओव्यूल्स generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropolar region of the nucleus। ओव्यूल में समानता न्यूक्लियस के माइक्रोपोलर सिरे के आसपास एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएट होती है, और ये सेल जो होती है बड़े साइज की सेल होती है जो लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली होती है, और ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है, म्यूसिस में भाग लेती है और मेगास्पोर को वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। अब What is the importance of megaspore mother cell undergoing meiosis? सिंपल सी बात है, दी मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस में भाग नहीं लेगी तो हैप्लॉइड मेगास्पोर नहीं बन पाएगा कि म्यूसिस का परिणाम पर 4 मेगा जो है वो मेगास्पोर बनते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने जब एंथर पढ़ाया था आपने बताया था आर्किस्पोरियल सेल, प्राइमरी पेरेटल सेल, प्राइमरी स्पोरियल सेल, यहां तो कुछ बताया नहीं आपने। एक्चुअली क्या होता है बेटा, सुनो बात को ध्यान से। ये हम एक ओव्यूल की बात कर रहे हैं, हमने कहा ये एक ओव्यूल की बॉडी ऑफ इट, अभी हम इस ओव्यूल की बात कर रहे हैं, हमने कहा ये एक ओव्यूल है। ठीक है, ये एक ओव्यूल के शुरुआती अवस्थाओं में ओव्यूल के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरा होता है। ध्यान से बात सुनिए के, मतलब ऐसा मान के परमानेंट टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू जो कि जिसकी सेल जो है वो डिवीजन की पावर रीगेन कर सकती है, ऐसा टिश्यू हमें भरा होता है। तो हमने कहा कई लोग कहते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कई लोग कहते हैं कि परमानेंट सेल। हमने कहा इनिशियली ओव्यूल के अंदर जो है वो एक टिश्यू भरा होता है, और इस टिश्यू में से एक सेल जो इंटेगुमेंट के ठीक नीचे होती है, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे, जनरली वो माइक्रोपाइल की तरफ वाली लोकेशन पे होती है। तो एक सेल जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, एक सेल ने मॉडिफाई किया, क्या बन गई ये बन गई आर्की स्पोरियल सेल बन गई है। ध्यान से बात सुन के, क्या बन गई, आर्की स्पोरियल सेल बन गई है। एक सेल जो हाइपोडर्मल ओरिजिन की थी, मतलब इनर इंटेगुमेंट से नीचे किसी भी लोकेशन पर प्रेजेंट थी, एक सिंगल सेल आर्की स्पोरियल सेल में डेवलप हुई। जबकि वहां एंथर में क्या था कि 4 कॉर्नर थे, 4 एंगल थे, उस एंगल में कुछ सेल्स, ठीक है, देयर आर कुछ सेल जो है वो मॉडिफाई की अपने आप को और आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हुई थी। याद है ना आपको एंथर में, यहां पर सिर्फ एक सेल आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हुई, और ये सेल फिर आगे जाके क्या हुई, इसने डिवाइड किया और क्या बनाया इसने डिवाइड किया, इसने माइटोसिस किया इसने, और बनाया इसने प्राइमरी पेराइटल सेल बनाया और प्राइमरी स्पोंजस सेल को बनाया। इस एक सिंगल आर्किस्पोरियल सेल ने डिवाइड किया, प्राइमरी पेराइटल सेल को बनाया, प्राइमरी स्पोंजस सेल को बनाया। प्राइमरी पेराइटल सेल जो है इसने लगातार डिवाइड किया और बनाया इसने न्यूक्लियस को बनाया, इसने न्यूक्लियस को इसने बनाया। क्या किया इसने, डिवाइड किया इसने, प्राइमरी पेराइटल सेल ने डिवाइड किया और न्यूक्लियस को बनाया, और प्राइमरी स्पोंजस सेल क्या बन गई, ये मेगास्पोर मदर सेल बन गई। एक संख्या में एक क्यों आई, एक इसीलिए आई, वाई इट इज 1 इन नंबर, क्योंकि एक आर्किस्पोरियल सेल बनी थी, उस एक आर्किस्पोरियल सेल ने क्या किया, एक प्राइमरी पेराइटल सेल को बनाया, एक मेगास्पोर मदर सेल को बनाया, और जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी उसने जो पहले से प्रेजेंट टिश्यू को रिप्लेस कर दिया, डिवाइड किया, और नई सेल्स का बन गई जिनके अंदर अधिक फूड इकट्ठा था, वो थी न्यूक्लियस। ठीक है, और एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इसके अंदर प्रेजेंट रही है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, अब देखो बेटा क्या हुआ इसमें, हमने आपसे कहा कि जो है ये है एक मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसने क्या किया, इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, देन क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड, ठीक है, क्या बन गई है,
4 मेगा स्पोर बन गए, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट था इनका, लीनियर अरेंजमेंट था इसमें, ठीक है। यदि आप ओव्यूल के अंदर झांक कर देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको ये? ओव्यूल के अंदर हम झांक के देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा ये 1 2 3 एंड 4 दिखाई पड़े हमको। ऐसा हमको ये ओव्यूल के अंदर झांक के दिखा हमें, तो हमें ये इस प्रकार से हमको ये दिखाई पड़ा हमें, ठीक है। 4 मेगा स्पोर है ना। ये क्या है? ये जो है वो है चार्जल एंड है ये क्या है? ये माइक्रोपाइलर एंड है ना बेटा। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा सब है, समझना जरूरी है उसको बैठ के। तो एक चार्जल एंड, एक माइक्रोपाइलर एंड का। अब देखो क्या होता है बेटा कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड की 4 मेगा स्पोर बने, इसमें जो लीनियर टेट्राड में लाइन से अरेंज है। एक मेगा स्पोर ऐसा होगा जो चार्जा के पास होगा, एक ऐसा माइक्रोपाइल के पास होगा। मतलब हमने इस लीनियर टेट्राड होता है लाइन से अरेंज है, माइक्रोपाइल से लेकर चार्जा तक। अब क्या होता है इसमें 3 मेगा स्पोर फ्रॉम दी माइक्रोपाइलर एंड। ध्यान से बस 3 मेगा स्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड से गिनते हैं हम, वो खत्म हो जाते हैं। ये गया, ये गया, ये गया। सर्वाइविंग मेगा स्पोर जो जीवित बचता है, वो मेगा स्पोर क्या है? ये मेगा स्पोर जीवित बचता है। दिस इज दी सर्वाइविंग मेगा स्पोर जो कि चार्जल एंड वाला होता है। और यही वो मेगा स्पोर होता है जो एम्ब्रियो सेक का, फीमेल गेमेटोफाइट का विकास करता है। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? चलिए इतनी क्या लिखा है एनसीईआरटी में। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other three degenerate के ओनली दी फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू दी फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रोसेक का विकास करता है। अब ये सर्वाइविंग मेगास्पोर कौन सा था? चार्जल एंड वाला मेगास्पोर जीवित बच गया, बाकी माइक्रोपाइलर एंड से लेके 1 2 3 खत्म हो गए वो के। और जो क्रियाशील मेगास्पोर होता है वही डिवाइड करेगा और फीमेल गेमेटोफाइट को बनाएगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड दी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं कि एक मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रोसेक का बनना क्या करता है? वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ दिस सेल्स? न्यूसिलस डिप्लॉइड सेल होती है, प्राइमरी पेटल सेल के माइटोसिस पर बनी है वो। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल होती है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, म्यूसिस के बाद बना है। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होगा? मेगास्पोर से डेवलप होकर बना है, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ये प्लॉइडी लेवल भूलना नहीं है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, मतलब ये एमसीक्यू बन के एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? वी अटेंटिव, बोर नहीं है इतना बेटा, ठीक है ना, समझ गए ना, याद रखना है हमको ये। ठीक है, अब देखो आप, है ना, अब देखो, अब ध्यान से बात सुन के। अब एनसीईआरटी ने जो मैंने आपको बताया, जो मैंने डायग्राम बनाया था, एनसीईआरटी ने भी वही बनाया है। थोड़ा सा समझने में जो है वो डायग्राम थोड़ा सा क्या होता है कि क्लियर नहीं होता, समझने में दिक्कत होती है आपको। देखो, ये माइक्रोपोलर एंड, मतलब ये चार्जल एंड हो गया, ये मेगास्पोर मदर सेल है, न्यूसिलस से, देख रहे हो आप, डायग्राम नंबर 1। ठीक है ना। फिर देखो माइक्रोपोलर एंड, चार्जल एंड, आप देखो मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस फर्स्ट हुआ, डायट सेल बन गई दो डायट सेल। देन मेगास्पोर टेट्राड बन गया, 4 सेल। 4 मेगास्पोर बने कि नहीं बने? लीनियर अरेंजमेंट में है कि नहीं है? है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है हमें, लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। फिर क्या होगा? 3 डीजेनरेट करे, यानी 3 इसमें से जो है वो 1 2 3, क्योंकि ये माइक्रोपोलर एंड है। यहां पे क्या होगा? यहां पर चार्जल एंड होगा इस तरफ, तो ये एक सर्वाइव करेगा, वो भी चार्जल एंड वाला होगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है इसमें, हम बात करते हैं। एक जो है वो चार्जल एंड वाला सर्वाइव करेगा। अब देखो होता क्या, अब जो मैं डायग्राम यहां पे बनाता हुआ चलूंगा, आप भी साथ में बनाते चलोगे ना, तो रटना नहीं पड़ेगा। हम केवल डायग्राम देख के पूरी थ्योरी को बेटा रिवाइज कर लेंगे उसको हम। ठीक है, क्या किया हमने? कहा कि जो है ये है एक मेगास्पोर मदर सेल है ये।
ठीक है, अब बनाते हैं ना बेटा डायग्राम, ठीक है ना। फिर इसमें हुआ मियोसिस, ठीक, इसमें हुआ मियोसिस, ठीक है। क्या बन गए? 4 मेगास्पोर बन गए। क्या बन गए बेटा? ये 4 यहां पे ये मेगास्पोर बन गए, ठीक है ना। फिर उसमें से माइक्रोपाइलर सिरे से 3 मेगास्पोर जो है, माइक्रोपाइलर सिरे से 3 मेगास्पोर जो है वो आगे डीजनरेट कर जाएंगे। चलो हम आगे डायग्राम डालते हैं इसको। हमने कहा ये क्या कहा? हमने कहा कि 3 इसमें से जो है वो डीजनरेट कर गए, केवल एक बिलोंग्स टू दी चार्जल एंड। चार्जल एंड वाला एक जो है वो सरवाइव किया, ठीक है बेटा। आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे नोट करते हैं ना डायग्राम आता है, क्योंकि आपको इतनी थ्योरी पढ़नी नहीं पड़ी, केवल डायग्राम देखो समझ जाओ। एक चार्जल एंड वाला मेगास्पोर सरवाइव किया, ठीक है। सरवाइविंग मेगास्पोर ने क्या किया? उसने ग्रो किया, उसने ग्रोथ किया। उसने कैसे हो गया? ये साइज में ये बड़ा हो गया, ठीक है। देन अगेन इसने क्या किया? इसने जो है वो ग्रो किया। अभी ग्रोथ ही चला, अभी क्या किया? मैंने आपसे कहा कि इसने अगेन इसने दोबारा भी इसने क्या किया? इसने ग्रो किया। और ये ग्रो ऐसा कर रहा है कि ये बेसिकली इलिप्सॉइडल शेप में है ना, इलिप्सॉइडल शेप में कि लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, ऐसे ग्रो कर रहा है लगातार। ठीक, ग्रो किया इसने। हमने लिखा किसने क्या किया? इसने ग्रोथ किया। ग्रोथ करने पे क्या हुआ? ऐसा बन गया ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस यहां पर आ गया, ये इसमें वैक्यूल डेवलप हो रहा है, इसके अंदर वैक्यूल का विकास हो रहा है। छोटी छोटी बातें दिमाग में रख के वैक्यूल का विकास। अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें हो गया, मैं डायग्राम नीचे कर रहा हूं बेटा, इसमें हो गया फर्स्ट माइटोसिस। याद रखिएगा बेटा, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 2n होती है, मेगास्पोर जो है वो n होते हैं, ठीक है। फर्स्ट माइटोसिस हुआ इसमें, तो क्या बन गया? 2 न्यूक्लियस बन गए हैप्लॉइड, ठीक है। और ये वैक्यूल डेवलप हो रहा है इसके अंदर के। अब ये बढ़ते हुए वैक्यूल लेके, सुनिएगा बात को बड़े ध्यान से, एक एक स्टेप वाइज बता के, ये जो बढ़ता हुआ वैक्यूल है ना, इसने दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट पोल की ओर धक्का दिया उसने, ठीक है। इस बढ़ते हुए वैक्यूल ने क्या किया? इन दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट पोल की ओर धक्का दिया उसने। एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, ठीक है। और ये बढ़ता हुआ वैक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस अपोजिट, दोनों न्यूक्लियस यहां पर अपोजिट पोल के अपोजिट, दोनों न्यूक्लियस यहां पर जो है अपोजिट पोल की ओर जो है वो मूव कर गए मूव, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यहां पर जो है वो सेकंड माइटोसिस हुआ। सुनिएगा, ठीक है, सेकंड माइटोसिस हुआ बेटा, है ना। क्या हो गया? 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, देख रहे हो, है ना। फिर क्या हुआ? फिर हुआ यहां पे थर्ड माइटोसिस हुआ। यहां पे हम डायग्राम को ऐसे कर लिया, आपके पास जगह होगी, आप ठीक से बनाइएगा, है ना, ठीक है। थर्ड माइटोसिस हुआ यहां पे, ठीक है। क्या बन गया बेटा? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना या नहीं बना? बन गया ना। 4 न्यूक्लियस एक सिरे पर, 4 न्यूक्लियस दूसरे पर बना कि नहीं बना? बना बेटा, ऐसे ही होगा ना। अरे बिल्कुल सिंपल सा है। एक मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 3 डिजनरेट कर गए, चार्जल एंड वाला सर्वाइव किया, सर्वाइव मेगास्पोर ने ग्रो किया, ग्रो करने में वो इलिप्सॉइडल शेप का हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके न्यूक्लियस डिवाइड किया, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट पोल के एक्सपांडिंग वैक्यूल ने धक्का दिया, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर आ चुके हैं, आमने सामने आ चुके हैं। सेकंड माइटोसिस, देन थर्ड माइटोसिस हुआ, ठीक है ना। मैं डायग्राम अगली स्लाइड में कंटिन्यू करता हूं। अब क्या हुआ? हमने कहा ऐसा बन गया ये, ठीक है। 1 2 3 4 एक सिरे पे आ गए,
ठीक है। फर्स्ट माइटोसिस 1 से 2 न्यूक्लियस बने, सेकंड माइटोसिस 2 से 4 बने, थर्ड माइटोसिस 4 से 8 बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए, यहां पे बन गए 8 न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके बाद इसने शो किया 3+1 अरेंजमेंट, इसने शो किया, ठीक है। अब याद रखिए, जो भी डेवलपिंग जो मेगास्पोर जो है, जो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहा है ना, उसका एक सिरा, मान लो हमने कहा ये सिरा इसका जो है वो चाल्जल एंड पे, चाल्जा वाले सिरे की तरफ है, ये सिरा इसका जो है वो माइक्रोपलर एंड पर है, माइक्रोपाइल की तरफ है ना, इलिप्सॉइडल शेप का है, तो एक सिरा, अरे क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट में देखते हैं हम स्टेडियम एंड लेक एंड, मान लो तालाब है तो लेक एंड, तो जैसे क्रिकेट में होता ना कि एक सिरा ये एक सिरा वो उठ के कि एक स्टंप यहां लगा है जो है वो पवेलियन की तरफ लगा है, एक लगा है मैदान की तरफ लगा, मान लो, ठीक है ना। तो वही हमने कहा यहां पे कि एक जो इलिप्सॉइडल शेप का होगा, क्योंकि ओवल वैसा ओवल शेप का है, तो ओवल शेप में इलिप्सॉइडल शेप का ये एम्ब्रोसेक बन रहा है, तो 4 जो है न्यूक्लियस माइक्रोपाइल चाल्जा फेस कर रहे हैं और 4 जो है वो माइक्रोपाइल फेस कर रहे हैं, 3+1 अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। अब क्या दिखाई पड़ा, अब हमको ये दिखाई पड़ा किसके अंदर, चाल्जल सिरे पे 3 एक समान सेल बन गई। सुनिएगा बेटा, है ना, क्योंकि मैं डायग्राम बना रहा हूं केवल समझाने के लिए, नहीं तो मैं दिखा के कर सकता था काम, ठीक है, मैं बना रहा हूं आप भी समझ रहे हैं। तो चाल्जल एंड पे, चाल्जल सिरे पे, चाल्जल एंड पे क्या हुआ बेटा, चाल्जल एंड पे जो है वो 3 जो एक समान सेल बनी, इन 3 एक समान सेल को हमने क्या बोला, हमने बोला एंटीपोडल सेल, हमने क्या बोला इनको, हमने बोला एंटीपोडल सेल्स, संख्या में ये 3 होंगी, एंटीपोडल सेल बोला हमने, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, 3+1 अरेंजमेंट, मतलब 3 न्यूक्लियस सेल में अरेंज होंगे, एक फ्री छोड़ देंगे, एक को फ्री छोड़ दिया हमने, एक न्यूक्लियस को फ्री छोड़ दिया हमने, ठीक है। इसे बोल दिया हमने, इसे क्या बोला हमने, इसे बोला हमने लोअर पोलर न्यूक्लियाई बोला इसको हमने। लोअर क्यों बोला, क्योंकि चाल्जा को निचला हिस्सा मानते हैं, बेसल हिस्सा मानते हैं, इसलिए इसको लोअर पोलर न्यूक्लियाई बोला हमने, ठीक है। अब दूसरा अरेंजमेंट, यहां पर भी 3 माइक्रोपाइल सिरे पे भी जो 4 न्यूक्लियस थे 3 सेल में अरेंज होंगे, एक फ्री छूट जाएगा, एक मैंने कहा एक सेल बनाइए, एक सेल बनाइए, ठीक है। बाकी 2 सेल हमने कहा ऐसे बने हैं इसके, ठीक है, 3 सेल हो गए, एक न्यूक्लियस को फ्री छोड़ दिया, ठीक है। जो न्यूक्लियस फ्री छोड़ा गया उसको बोला गया अपर पोलर न्यूक्लियाई कहा गया। अपर क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइल से रहा है इसलिए अपर पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया, ठीक है। 3 सेल जो हैं, उन 3 सेल में से क्या कहा हमने, कहा 2 हमने जो ब्लैक कलर से बनाई है सेल, इन सेल को हमने क्या बोला, इन्हें हमने बोला सिनर्जिड सेल, ठीक है। संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। बीचों बीच जो हमने सेल बनाई हुई है उसे बोला हमने एग सेल, एग सेल संख्या में 1 होती है, ठीक है। दोनों को मिला के हमने बोला एग एपरेटस, अंड उपकरण या एग एपरेटस कहा दोनों को मिला के हमने, ठीक है ना, क्लियर है ना। यहां पे क्या है, यहां पर ये बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपर और लोअर पोलर न्यूक्लियाई दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ये यहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा, मूव किए, ठीक है, मूव किए। अब फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जो अंत में जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, कि जो अंत में फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है, ये एग सेल, ये लेवल क्या हुआ ऑलरेडी हमने, सिनर्जिड सेल, ठीक है। बीचों बीच ये
एक सेंट्रल वैक्यूल बड़ा सा, ठीक है, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आके अटैच हो गए, फ्यूज नहीं किए, डोंट से फ्यूजन, फ्यूजन मत बोलना है इसको, ये अटैचमेंट है केवल, अटैच हो गया एक दूसरे के पास आकर, ये अटैच हो गए, ठीक है। क्या बोला इसको हमने, इसको बोल दिया हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला इसको हमने। ये क्या है, ये है सिनर्जिड सेल, संख्या में 2 हैं, ये है एग, संख्या में 1 है। ये क्या है बेटा, ऊपर वाला क्या है, ये है एंटीपोडल सेल्स, संख्या में कितना हो गया बेटा, ये 3 हो गया, 3 हो गया ये। अच्छा बताओ कोई सेल मिस कर रहा हूं मैं इसमें, यस आई एम मिसिंग वन सेल, एक सेल मैंने नहीं बताया आपको जिसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट है, सबसे बड़े साइज की सेल जिसके अंदर ये बाकी सब प्रेजेंट है, वो है सेंट्रल सेल, जिसमें सब कुछ, ये सब कुछ सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम n+n बोलते हैं। क्यों n+n बोलते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हैं, केवल अटैच हुए हैं, तो n+n बोलते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है वो, क्लियर, ठीक है। अब गिनते हैं, चलो हम गिनते हैं, है ना, मजे का काम करते, गिनते हैं। एंटीपोडल सेल संख्या में 3, सिनर्जिड सेल संख्या में 2, 3 + 2 कितना हुआ 5, एक सेल संख्या में 1 कितना हो गया 6, और एक सेंट्रल सेल कितना हो गया है 7। तो 7 तो हो गई सेल। न्यूक्लियस गिनो चलो, एंटीपोडल सेल के 3 न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल के 2 न्यूक्लियस, एक का 1 न्यूक्लियस, और सेकेंड न्यूक्लियस n+n मतलब 2 न्यूक्लियस, कितना हो गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। क्या बोला इसको हमने, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन बोला। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलीगोनम प्लांट, बोलते हैं इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं, क्लियर। तो ये मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज आपको बताया कि कैसे जो है वो एम्ब्रोसेक का, फीमेल गेमेटोफाइट का विकास होता है, ठीक है, देखिए, है ना। अब इसको ही एनसीईआरटी ने ऐसे बताया हुआ है, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया ना, उस फ्लो चार्ट को एक बार बना लेंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं बेटा। 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस, दिखाई दे रहा है ना, वही हो रहा ना यहां पे, ठीक है ना। फिर देखो आप, सिनर्जिड, एग, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक सेल, एक सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन। देखो बन गया। चार्जर सिरे पे 3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। सेंट्रल सेल दिखाई पड़ रहा है, 2 सिनर्जिड सेल दिखाई पड़ रहा है। याद रखिएगा, सिनर्जिड सेल को आप जब बाहर निकालते हैं, इसको आप बाहर निकाल के देखते हैं, तो ये एक का प्रोटेक्शन देने वाली सेल होती है, एक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल होती है। तो कैसी दिखाई पड़ती है हमें ये, हमने डायग्राम याद करो, हमने डायग्राम कैसे बनाया था, हमने बनाई थी इसे, हमने सेल ऐसे बनाई थी, ठीक है ना। तो ये सिनर्जिड सेल है, इसमें फिंगर लाइक पोजीशन, जो आपको नीचे फिंगर लाइक पोजीशन जो नीचे दिखाई पड़ते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। भूलिएगा मत, एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनर्जिड सेल में पाए जाते हैं, माइक्रोपोलर सरफेस की तरफ होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो मोर न्यूट्रिएंट को अंदर लेने की कोशिश करते हैं, ताकि कि एम्ब्रोसेक को न्यूट्रिशन मिल सके और एक को भी नॉरिशमेंट मिल सके। तो सिनर्जिड सेल का काम होता है नॉरिशमेंट को, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, ठीक है, क्लियर। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole forming the 2 nucleate embryo। देखा था, वैक्यूल बढ़ता है, वैक्यूल धक्का देगा तो एक इस तरफ पहुंच जाएगा, एक उस दूसरी तरफ पहुंच जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stage in the embryo। embryo में फाइनली 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ये भी देखा हमने। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, मतलब ये पहले न्यूक्लियस बनेंगे, बाद में 3+1 में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, मतलब 4 न्यूक्लियस जो एक पोल के होंगे, उनमें से 3 सेल में कन्वर्ट होंगे, एक फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस डिवीजन जो होते हैं, वो उसके तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरुआत में होते हैं। सेल, हर डिवीजन के बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता है, ठीक है।
आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज द सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। और इस समय जो अरेंजमेंट देखने मिलता है वो उससे हम बोलते हैं 3+1 अरेंजमेंट के। इसका मतलब है कि 4 न्यूक्लियस में 3 सेल वॉल को डेवलप करते हैं, सेल में डेवलप होते हैं, और एक जो होता है वो फ्री रहता है। ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रोसेक। आप देखेंगे एम्ब्रोसेक के अंदर तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। 8 में से 6 न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने आप को सेल में अरेंज करते हैं। ठीक है ना। 2 न्यूक्लियस जो होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वे आर सिचुएटेड बिलो दी एग apparatus के पास में पाए जाते हैं। एक बड़ी सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस होते हैं, तो बड़ी सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस को हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा था, डायग्राम में बनाया था हमने। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रोसेक। एम्ब्रोसेक में इस प्रकार सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि चार्जल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल दिखाई पड़ेंगे आपको, माइक्रोपोलर एंड पे 2 सिनरिड और एक सेल होगा आपको, और जो सेंट्रल सेल है उसका न्यूक्लियस होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए सिनर्जिड, एक सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, है ना। ठीक है, क्लियर। ठीक, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपोलर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग apparatus के। माइक्रोपोलर साइड सिरे पर 3 सेल अरेंज करती है अपने आप को, एग apparatus में आती है। एग apparatus में क्या होता है, एग apparatus में जो है 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होता है। द एग apparatus in turn consists of 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल के। सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपोलर टिप। सिनर्जिड के माइक्रोपोलर वाले सिरे पर विशेष तरह की थिकनिंग होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, और ये न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करते हैं। साथ में इंटरेस्टिंग बात ये कि एक तो ये न्यूट्रिशन लेने में भी हेल्प करते हैं, दूसरा ये क्या काम करते हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। जो सिनर्जिड सेल होती हैं दे रिलीजेस सम सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंसेस, केमिकल्स को ये रिलीज करते हैं, और वो केमिकल पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रोसेक तक पहुंचती है अंडर द केमिकल इन्फ्लुएंस, तो वो केमिकल अट्रैक्शन के लिए जो केमिकल रिलीज करता है वो सिनर्जिड रिलीज करता है, देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, 3 सेल्स एट द चार्जल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल के। 3 सेल जो चार्जल एंड पे होते हैं उनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर। बड़ी लार्ज सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रोसेक जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर होता है, उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। इसे बोलते हैं हम क्या, दिस इज कॉल्ड दी मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। कई तरह का होता है बेटा, जो सबसे कॉमन टाइप है वो होता है पॉलीस्पोरिक, जो मोनोस्पोरिक जो है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रोसेक डेवलपमेंट सबसे कॉमन हमको एंजियोस्पर्म में देखने मिलता है। ठीक है, देखिए एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट, जिस इमेज को आपको नहीं भूलना है, जो वर्कबुक में बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है वो यही है बेटा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, देखिए ना, अब पूरा जो सारी इमेज को मैं एक साथ दिखा रहा हूं, जो एनसीईआरटी की इमेज है, फिगर 2.8 देखिए आप, है ना, कैसे मेगास्पोर बना, कैसे मेगास्पोर टेट्राड बना, फिर कैसे एक मेगास्पोर के अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का विकास हुआ। ठीक है, तो पूरा ये सब हमने सब बनाया हुआ डायग्राम, क्या हमने सिंप्लीफाइड डायग्राम में ये सब बनाया हुआ है बेटा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब हमने बनाया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, पर एनसीईआरटी की इमेजेस को आपको दिमाग में रखना है। चलिए ठीक है, आज इतना ही करेंगे इसमें हम। ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या पूरा होता है, यहाँ पे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनेशन के ऊपर बात करेंगे। अभी इसमें क्या है बेटा, इसमें जैसे कि ओव्यूल के टाइप, एम्ब्रोसेक के टाइप, है ना, कुछ ऐसे पॉइंट है जो पुराने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, तो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो बेटा इसको मिस मत करना, बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ रिलेवेंट एमसीक्यू उस शीट के अंदर ही दे दूं आपको, ताकि वो याद हो जाए आपको वो चीज। ठीक है ना, कोशिश करूंगा, मतलब कोशिश करूंगा कि मैं कुछ एमसीक्यू उस शीट के अंदर डाल दूं उस तरह के जो उससे जुड़े हों। ठीक है, ताकि आप उसको वहीं देख लें। और ये एमसीक्यू इसलिए जरूर पहले के एग्जाम में पूछा गया, कहीं गलती से वो आ ना जाए, इसलिए सेफर साइड हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत दुखी था, बहुत हर्ट फील कर रहा था,
और समाओ चूँकि मैं आपको जो है मैंने शुरुआत में बताया भी आपको कि मेरे मैटरनल अंकल मामा जी, मतलब मैं आपको मामा जी चूँकि मैं कई बार आपको मैं आपको आपके सामने सच स्वीकार कर रहा हूँ, कई बार मैं सोचता था कि काश जो मेरे कजिन को देखता था, काश इस घर में मेरा जन्म होता। मामा जी इतने अच्छे आदमी कि उनसे हम मतलब घंटों घंटों बैठने के बावजूद कभी बोर नहीं लगता था। इतनी जब भी बैठेंगे एक अच्छी बात बताएंगे, एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। जो आप लोग मॉर्निंग मोटिवेशन मेरी कहानियाँ सुनते ना, तो कई सारी कहानी उनकी सुनाई हुई कहानियाँ, कई सारी कहानियाँ जो मुझे बताए थे कभी बचपन में, मुझे बहुत मतलब मैं आज भी उनसे जो है मतलब मैं मुझसे कोई बोले ना कि एक चीज तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी एक चीज को सेक्रीफाइस करके, मैं बोलूंगा आई वॉन्ट हिम बैक। पता नहीं मतलब जो सबसे बड़ा लॉस जो है जो कोई यदि मुझे हुआ अब तक के जीवन में, मेरे पिता के लॉस के समतुल्य वो मेरे मामा जी का लॉस है। खैर जीवन है, कोई यहां स्थायी नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब तक जीवन है तब तक कितना इम्पैक्ट दिया आपने, क्या किया आपने, क्या आप छोड़कर गए यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, हर सेकंड हर क्षण जो है वो मुझे उनकी पूरे के पूरे इंसिडेंट, पूरी बातें, मेरी याददाश्त थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत है। बचपन के छोटे छोटे किस्से भी मुझे आज भी याद हैं, तो मैं वो सारे किस्से, रात भर मैं सो नहीं पाया। मेरे अभी मैं जो है रिकॉर्डिंग करके अब मैं सोचा हूँ कि मैं 1-2 घंटा सोऊंगा दिन में, क्योंकि मुझे रात भर तब बहुत ही स्ट्रेस में आ गया एकदम से मैं, क्योंकि मुझे समाओ वो जैसी क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई कैनॉट एक्सप्लेन इट दिस थिंग। खैर ये मेरा दुख है। मैं इतना ही बोलूँगा बेटा आपसे कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ईमानदारी के साथ पढ़िए, सिलेक्ट होइए, अच्छे डॉक्टर बनिए बेटा। अपने लिए मत बनिए, अपने लिए मत सब सोचते कि किसी बहुत नीडी आदमी किसी को शायद आप बचा सकेंगे बेटा। बड़ा लक्ष्य सोचा करो, बड़ा सोचा करो, ठीक है, छोटा मत सोचा करो, बड़ा सोचा करो। ईश्वर का हाथ बनिए, समझ गए? ईश्वर के सामने हाथ मत फैलाइए, ईश्वर का हाथ बनिए कि वो आपके थ्रू लोगों की मदद कर सके। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.